नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और आज 22 मार्च है। कल 23 मार्च है और 23 मार्च कहें तो शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस। हमारे साथ एडवोकेट संजय सिंह हैं जो भगत सिंह की विचारधारा को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि पूरे देश भर में भगत सिंह की जो विचारधारा है उसको फैलाया जाए। तो आज भगत सिंह की शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह के जो सपनों का भारत था, भगत सिंह का जो समाजवाद था, वर्तमान के समाजवाद में या भगत सिंह के सपनों के भारत में और वर्तमान के भारत में क्या फ़र्क है। एडवोकेट साहब, आपका स्वागत है। पहला सवाल, भगत सिंह का भारत और आज का भारत क्या फ़र्क है? दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं जी, जैसे ये वो भारत नहीं है जिसके लिए भगत सिंह ने और क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी। जी आज हम एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म के एक बहुत बिगड़े हुए पूंजीवाद की पकड़ में आ चुके हैं। देखिए, अगर हम भगत सिंह की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ रहा है, लेकिन जब भगत सिंह जेल में बैठ के लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि वो पूंजीवाद से लड़ रहे हैं जो कि साम्राज्यवाद की ताकत है। जातिवाद से भी लड़ रहे हैं। जातिवाद और ये सब चीज़ें तो भारत के संदर्भ में देखी जाती हैं, लेकिन भगत सिंह की जो लड़ाई थी वो पूंजीवाद के विरुद्ध थी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि वो पूंजीवाद क्या है। साम्राज्यवाद तो समझ में आता है कि वो ब्रिटेन का था। जी मैं इसे आज के संदर्भों में आपको बता देता हूँ। यहाँ एक किसान के पास करोड़ों की ज़मीन, लाखों की मशीन, हजारों का तेल, बीज, पानी, लेबर, तब खेत से आलू उठता है 4 रुपये किलो। लेकिन शाम को जब वही किसान दुकान पर जाता है तो उसके पोते पोती उससे जब लेज मांगते हैं तो वो मिलते हैं 10 रुपए के 25 ग्राम, 400 रुपये किलो। ये पूंजीवाद है जो कि पूंजी का संग्रहण करता है। जी आज जो संघर्ष चल रहा है भारत में, वो संघर्ष मुद्रा पुत्र वर्सेस धरती पुत्र हो गया है। जी इनके साधन है, इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं की उपज है, लेकिन इसके ऊपर कमाने वाले लोग कुछ और हो गए हैं जिनके पास पूंजी का अथाह भंडार हो गया है। तो ये लड़ाई आज भी चल रही है। भगत सिंह ने कहा था कि ये लड़ाई ना हमने शुरू की है, ना हमारे साथ ख़त्म होगी, इसे आने वाली नस्लें भी हमारी लड़ेंगी। और हम वो खुशकिस्मत नस्ल हैं कि जो भगत सिंह की शहादत के 90 साल बाद इस व्यवस्था से लड़ने के लिए और इतने ज़ोरदार तरीके से उठे हैं कि अगर हम कामयाब हुए तो हम इस अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवाद का कब्जा ख़त्म करके और उस भारत का निर्माण करेंगे जिसका सपना भगत सिंह जैसे लोगों ने देखा था। आपने जो बात अभी भगत सिंह को कोट करके कही, आपने जो सामंतवादी व्यवस्था की बात कही, एक आदमी का बेटा, एक उद्योगपति का बेटा जब पैदा होता है तो वो करोड़ों का मालिक होता है। जब वो सुबह को सो के उठता है तो रात रात में वो हजारों करोड़ कमा चुका होता है। और एक आम आदमी, भारतीय आम आदमी का बच्चा जब सुबह को उठता है तो उसको दूध नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी गहरी खाई है, लंबी खाई है। कैसे पटेगी? क्या कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से ये पट सकती है? देखिए, आपने अभी जो बात कही इस पर मैं दूसरे एक महान पुरुष को इस देश के कोट करना चाहूँगा कि मंच पे गांधी जी बैठे हुए थे और सुभाष चंद्र बोस ने उनसे कहा कि बापू, अगर मिल मालिक का बेटा मिल मालिक और मजदूर का बेटा मजदूर रहेगा, साहूकार का बेटा साहूकार और किसान का बेटा किसान रहेगा, तो कौन किससे आज़ादी मांग रहा है? गांधी के रास्ते पे चलकर जो हमें आज़ादी मिली, गांधीवाद के रास्ते पे चल के हमें जो आज़ादी मिली, ये आज उसके दुष्परिणाम हैं जो हम लोग भुगत रहे हैं। आपका ये कहना बिल्कुल सच है कि अगर आप एक घर में ऐसे में पैदा हो जाते हैं कि जहां आप साहूकार हैं, कैपिटलिस्ट हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उसका बच्चा अपने आप ही उस श्रेणी में आ जाता है। हमारा मानना ये है कि संतुष्ट किसान, समृद्ध किसान नहीं, संतुष्ट किसान और समृद्धशाली व्यापारी किसी देश की मजबूती बनते हैं। लेकिन आज अफसोस ये है कि समृद्धशाली पूंजीपतियों ने अपनी समृद्धि को इस हद तक बढ़ा लिया है कि उन्होंने हमारे संतोष को ख़त्म कर दिया। वो हमारे शोषण पे इस व्यवस्था को टिकाए हुए हैं। अभी मोदी जी संसद में कहते हैं आंदोलनकारी और परजीवी, तो आंदोलनकारी तो हम हैं जो आंदोलित हैं इस शोषण के खिलाफ, और परजीवी है वो पूंजीवादी, वो व्यापारी वर्ग जो कि हमारी मेहनत के ऊपर खा रहा है और अपनी तरक्की कर रहा है। एक सवाल आपने जैसे कहा कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल करके जो आज़ादी मिली उसका खामियाजा जो है वो मुल्क उठा रहा है। मैं एक बात, आप इसी सवाल से एक बात निकलती है कि जिस प्रकार जो वर्तमान में सरकार चल रही है, मैं एक दूसरे तरीके से कहूँगा, जो मोदी जी की सरकार चली, ये तो खुद गांधी विरोधी हैं।
तो फिर ये उस गांधीवादी विचारधारा को क्यों ढो रहे हैं, क्यों उसको पूरा कर रहे हैं? मोदी जी तो इसके अलावा भी बहुत महान आदमी हैं। वो अपने विरोधियों को भी साथ सबका विकास जो की बात करते हैं, उसमें उनका ये भी हो सकता है कि वो गांधीवाद को, संसद में वो कहते हैं कि मनरेगा हिंदुस्तान की सबसे नाकामयाब योजना है, लेकिन मैं इसे जारी रखूंगा इनको इनकी असफलता दिखाने के लिए। लेकिन लॉकडाउन में हमने देखा जब करोड़ों करोड़ लोग शहरों से गांव की तरफ विस्थापित किए गए तो उनको एकमात्र एक सहारा मनरेगा में ही मिला। तो ये जो वो कहते हैं वो उनके कहने को इतनी सीरियसली मत लिया करिए। दूसरी चीज, गांधी के विरोधी वो यूं नहीं हो सकते कि अमित शाह जी का एक डायलॉग याद कीजिए कि वो चतुर बनिया, ये उनकी महानता है। वो पटेल को भी बुरा नहीं कहते, वो गांधी को भी का विरोध नहीं करते हैं। जबकि लड़े दो काठियावाड़ी बनिए, जिन्ना दूसरी पीढ़ी का कन्वर्टेड बनिया था, मुस्लिम था, तो लड़े दो काठियावाड़ी बनिए बटा पंजाब और बंगाल, ये राजनीति है। वो विरोधी नहीं है, वो पूंजीवाद के समर्थक, साम्राज्यवाद के समर्थक थे गांधी जी, और ये पूंजीवाद के समर्थक है। हम वापस वहीं आते हैं जहाँ से हमने बातचीत शुरू करी थी। हमने भगत सिंह से शुरू की, तो भगत सिंह पे ही वापस आते हैं। भगत सिंह के जो समकालीन नेता थे, चाहे वो गांधी थे, चाहे वो अम्बेडकर थे, चाहे वो नेहरू थे, चाहे वो पटेल थे, किन लोगों में, उन तमाम लोगों में आप किन को ऐसा देखते हो जो भगत सिंह की विचारधारा या भगत सिंह उनकी विचारधारा से प्रभावित थे? कोई एक नेता। आपने जिस नेता का नाम नहीं लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो उनके सबसे नज़दीक थे। दूसरी चीज, गांधी ने झूठ बोला भगत सिंह के मामले में, ये जग जाहिर हो गया। और बाकी जितनी कांग्रेस का आप नाम ले रहे हो, हम इसे कांग्रेस कहने के बजाय गांधी का गुजराती गैंग कहते हैं। तो ये लोग जो हैं ये भगत सिंह के कहीं नज़दीक नहीं हो सकते, चाहे वो पटेल हों, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे ये लोग बल्कि आपको सुन के आश्चर्य होगा कि भगत सिंह की फांसी पे सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मोहम्मद अली जिन्ना की थी, जिसे हम आज भारत के बंटवारे का जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि हम राजनीति नहीं जानते। बंटवारे की नींव तो उस दिन पड़ गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि जिन्ना कांग्रेस के बड़े नेता थे। जब गांधी जी आए थे उस वक्त जिन्ना बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो छोड़कर क्यों गए? जब मंच के ऊपर बैठकर रघुपति राघव राजा राम का गान होने लगा, तब जिन्ना पहले आदमी थे जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक मंच के ऊपर धार्मिक प्रचार ना कीजिए, इससे देश में बंटवारा हो जाएगा, लोग बटेंगे, हमारी ताकत कमजोर पड़ेगी। सूर्य पत्रिका उस समय की एक बहुत बड़ी पत्रिका थी, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। उसमें भगत सिंह जो लिखते हैं, भगत सिंह का जो लेख छपे बाद में, भगत सिंह के नारे रहने के बाद में, भगत सिंह लिखते हैं कि इस देश के अंदर अगर मैं फांसी से बचा और फांसी से छूट करके बाहर आया तो डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा, समतावादी विचारधारा है, मैं उनके साथ मिलकर के काम करना चाहूँगा। आपने अभी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया और तमाम नेताओं का नाम लिया ऐसा। और जब भगत सिंह की फांसी होती है तो डॉक्टर अम्बेडकर उसी में एक लेटर लिख करके कहते हैं कि आज देश को इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हम एक ऐसे नौजवान को खोने जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत थी। डॉक्टर अम्बेडकर समतावाद के मूल विचारक नहीं हैं भारत के जी। ये जो वो समता का लेके आए हैं, आपने देखा होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर की ज़्यादातर ज़िंदगी इंग्लैंड में और अमेरिका में पढ़ने में गुजरी है। सन 1931 में भगत सिंह को फांसी हो गई है, 1931 में। और तब तक अम्बेडकर उस स्टेज में नहीं पहुंचे थे जहां के उनका, तो जो ये विचार भी छप रहे हैं, 20 मार्च 1927 को पहला डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी का आंदोलन देश के अंदर किया था। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति दहन किया था। और भारत के ही नेताओं के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर 1919 में स्थापित हो चुके थे राजनीति में। आप कह रहे हो कि 1931 तक डॉक्टर अम्बेडकर स्थापित हुए, गांधी स्थापित हो रहे हैं। 1916 में डॉक्टर अम्बेडकर ने पहला लेटर लिखा था और 1919 में, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर से महात्मा गांधी राजनीति में जूनियर थे। और आप जो स्थापित होने की बात कर रहे हैं, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर आज़ादी के बाद अपने जीवन में स्थापित नहीं हो पाए। वो उनका स्थापना तो वो जो मुख्य धारा में आए हैं वो अब आए हैं, लेकिन उनका जो समता का विचार था, क्योंकि उन्होंने शोषण झेला था, तो वो जो अपना समता की बात कर रहे थे वो उनके अपने अनुभव से होके आ रहा था, जो उन्होंने विदेशों से भी लिया शिक्षा के दौरान जी। लेकिन जो भगत सिंह की विचारधारा थी, उससे उनका विचारधारा सिर्फ इतनी भर थी कि दोनों समानता चाह रहे हैं जी। लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल विपरीत थे।
भगत सिंह या भगत सिंह के मानने वाले गांधी के रास्ते पे कभी नहीं चले। और डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के साथ बहुत दूर तक बहे, उनका फाड़ नहीं हुआ, वो अलग नहीं गए। तो डॉक्टर अंबेडकर तो अपनी राजनीतिक, अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए बहुत दूर तक निकल गए कांग्रेस के साथ, लेकिन भगत सिंह ने तो एक कदम भी कभी नहीं बढ़ाया कांग्रेस की तरफ। नहीं, फिर भी भगत सिंह की जो स्टार्टिंग अगर हम देखें तो वो तो गांधी के साथ ही हुई है भाई। अगर हम नमक जो दांडी यात्रा हुई है उसमें भगत सिंह और महात्मा गांधी साथ में थे। भगत सिंह दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ थे और उन्होंने जो है फिर ये वाला रास्ता अपना लिया कि वो क्रांति के रास्ते पे चले गए, बम के रास्ते पे चले गए जी। एक कदम भी गांधी के साथ कहीं नहीं चले शहीद आजम भगत सिंह, एक, क्योंकि उनकी प्रेरणा के स्रोत थे वो क्रांतिकारी गदर पार्टी के। उनके घर की अपनी एक परंपरा थी, उनके चाचा अजीत सिंह एक बहुत एस्टेब्लिश क्रांतिकारी थे जी। भगत सिंह को बाद में ओढ़ने और उसके साथ चलने के लिए बहुत से लोगों ने, गांधी ने भी एक समय पे भगत सिंह का विरोध छोड़ दिया था। जिस वक्त गांधी जी कराची अधिवेशन के लिए जा रहे थे और हिंदुस्तान के एकमात्र एक नेता बन चुके थे, तब भगत सिंह की फांसी के समय पे इसी दिल्ली के स्टेशन पे ट्रेन के डिब्बे में से गांधी जी को उतरने नहीं दिया गया था। गांधी गो बैक, गांधी मुर्दाबाद जूते तक दिखाए गए थे। तो दोनों के रास्ते, दोनों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है और रास्ते भी बिल्कुल अलग हैं। तो इसलिए ये कहना। अब मैं आखिरी सवाल करता हूँ, भगत सिंह के सपनों का भारत कैसे बनेगा? संघर्ष से, कुर्बानी से। अब तो संविधान है, मुल्क आजाद है, तो संघर्ष किनके खिलाफ करेंगे? संविधान का क्या हाल हो रहा है आपको कुछ अंदाजा है? आपका कल्याणकारी संविधान, वेलफेयर स्टेट का संविधान आज कैपिटलिस्ट के हाथ में चला गया है। इसके लिए हम मात्र और मात्र इनको ही दोष नहीं देते कि साहब मोदी जी ने ऐसा किया है। यकीन मानिए कि आज मोदी जी वो सारे काम कर रहे हैं जिसका पेपर वर्क 10 साल में रह के सरदार मनमोहन सिंह ने किया है। सरदार जी पूरे 10 साल नहीं बोले, लेकिन एक बार उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया जिसे हमने सुना नहीं, हमें सुनने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा हमने अपनी बोगी अमेरिकन इंजन में जोड़ दी है। कॉम्पेटिबिलिटी दो सिस्टम्स की बनाने के लिए। और हमारी गैर राजनीतिक सोच ये है कि जब सरदार मनमोहन सिंह के ऊपर फिल्म बनती है तो उसका नाम रखा जाता है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो दुर्घटनावश बन गया हो। जबकि हकीकत यह है कि अगर सरदार मनमोहन सिंह के कैरियर को आप देखेंगे तो पता चलेगा वो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे और 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ हमारे सिस्टम को कॉम्पेटेबल बनाया। आप इस बात को मानते हो कि जो वर्तमान हालात हैं इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेवार है? बिल्कुल। अगर कांग्रेस विकल्प क्या है फिर लोगों के पास? आपके सामने, आप इसे अमेरिकन स्टेट क्यों बनाना चाहते हैं कि या तो डेमोक्रेट रहो या रिपब्लिक रहो? आपके पास क्षेत्रीय दल भी है। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि विकल्प क्या है। आपके पास क्षेत्रीय दल भी है, आप क्षेत्रीय दलों की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको कहीं लगता है बीजेपी का बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत पढ़ा लिखा है, अगर उसमें कोई दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हो जाए, अब वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने लगे जहाँ मेरा वोट होगा, तो मैं हो सकता है कि एक बार बाकी लोगों को छोड़ के ऐसे अटल समतुल्य को वोट दूं। लेकिन फिलहाल तो मेरे सामने जो विकल्प है वो यही है कि मैं इन दोनों पार्टियों से अलग दूरी बना लूँ, क्षेत्रीय दलों को। अभी मेरा एक आखिरी सवाल है आज के हमारी बातचीत का। भगत सिंह को आज भी आरटीआई के द्वारा ये मालूम जब लोगों ने किया कि भगत सिंह को भारत जो है वो इतिहास में किस नाम से जानता है, तो आज भी उनको एक तरीके से आतंकवादी के रूप में उनको आरटीआई का जवाब है कि माना जाता है। हम बोलने को तो शहीद आजम भगत सिंह बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों में आज भी वो आतंकवादी है। जबकि जो वर्तमान प्रधानमंत्रियों ने कहा था अगर हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहले ये करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ। आपको कहीं आरटीआई में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त की सोच ये थी कि आप नेहरू की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। उन्होंने सुभाष जी के साथ बहुत लंबा जीवन गुजारा, अपना राजनीतिक जीवन, नेहरू जी ने, लेकिन अपनी आत्मकथा में उनका सिर्फ 7 बार जिक्र किया, और वो भी इस रूप में किया, प्रस्ताव सुभाष ने रखा तो ब्रैकेट में लिख दिया उसको कि मैंने उसका अनुमोदन किया। अगर उन्होंने लिखा कि प्रस्ताव मैंने किया तो ब्रैकेट में लिख दिया कि सुभाष ने अनुमोदन किया। लेकिन उन्होंने
3 पन्ने खर्च करे हैं अपनी आत्मकथा में भगत सिंह के लिए कि भगत सिंह नाम के आतंकवादी को इतनी लोकप्रियता क्यों मिली जो उससे पहले किसी आतंकवादी को नहीं मिली। मैं आपको आतंकवादी के लिए इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि बम फोड़ने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, भगत सिंह को ब्रिटिशर्स ने और उनके जो हिंदुस्तान में उनके पढ़ाए हुए एजेंट्स थे, मैं तो एजेंट्स कहता हूँ उन्हें, उन्होंने आतंकवादी माना। लेकिन ब्रिटिशर्स अपने दुश्मनों की भी रैंकिंग करते थे। इतना बड़ा हमला होने के बाद अमेरिका के अंदर ट्विन टावर्स पे शेख ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी माना गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को एनिमी ऑफ एम्पायर, इसके अलावा किसी व्यक्ति को ब्रिटेन ने ये पद नहीं दिया, साम्राज्य का दुश्मन, कि अगर ये आदमी जिंदा रहा तो एक आध बम नहीं फोड़ेगा, एक आध कांड नहीं करेगा, एक आध हादसा नहीं करेगा, ये साम्राज्य पलट देगा। तो हम अगर आज उनको आतंकवादी, तो यही एक सोच कि दस्तावेज़ों में उन्होंने आतंकवादी लिखा है, हम उसे मिटा के शहीद नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे शहीद आज़म का दर्जा दे के उसको वो सम्मान दे सकते हैं। सरकार उसे शहीद का दर्जा दे। कमी तो ये है कि आज कोई सरकार शहीद नहीं। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए, आज भगत सिंह की शहादत दिवस है कल, और हम पूर्व संध्या पे बात कर रहे हैं। भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए सरकार से आप क्या कहेंगे कि वो क्या ऐसा करे जिससे भगत सिंह के सपनों का भारत बन सके? मैं सरकार से तो नहीं कहूँगा कुछ भी, लेकिन जो आपके श्रोता हैं, आप आवाम से क्या? हाँ, आवाम से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने कोरोना को भगाने के लिए पिछले साल एक मूर्ता करी थी, ताली पीटी थी, तो इन दुष्ट गुजरातियों को, पूंजीपतियों को दिल्ली से भगाने के लिए कल एक बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा जोर से लगाएं। तो दोस्तों, आप थे एडवोकेट संजय सिंह, और भगत सिंह की विचारधारा को वो जैसा आपको बातचीत में लगा होगा कि किस प्रकार से वो भगत सिंह को फॉलो करते हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बात की। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी हो भगत सिंह के शहादत दिवस की इस पूर्व संध्या पे, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL बोध के साथ।